नमस्कार, मैं अशोक कुमार पांडे और स्वागत है आपका टीसीएच पर। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक विश्लेषक अशोक वानखेड़े जी। डबल अशोक के इस शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और देश की राजनीति हमेशा ही बहुत मजेदार रही है, लेकिन इस समय जहां पहुंची है शायद मुझे उम्मीद नहीं थी। आप देखिए कि केजरीवाल कल रिहा हुए हैं और सब लोग चाहते थे केजरीवाल रिहा हो जाएं, लेकिन राजनीति इस लेवल की है कि सीधा आरोप लगा कि हरियाणा चुनाव में फायदा पहुंचाने के लिए उनको रिहा किया गया है। और दुर्भाग्य ये है कि इस तरह की चीजें सही भी हो सकती हैं। उसके पहले गणपति पूजा करने के लिए, गणपति वंदन करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री जी पहुंच गए सीजेआई चंद्रचूड़ साहब के घर। अब बुलाने पे गए थे या पहुंच गए थे, ये सब तो हमारे जैसे लोगों को पता नहीं चलेगा, लेकिन गए और उसकी वीडियो उन्होंने रिलीज की। मतलब वो पब्लिक व्यूइंग के लिए था, वो दुनिया को दिखाने के लिए था, भक्ति के लिए नहीं था। भक्ति के लिए लोग बहुत सारी जगहों पे जाते हैं, भक्ति करते हैं, ये सारा कुछ चलता रहता है। इन सब के बीच एक बात मैं आप लोगों से शेयर करके और सीधे अशोक जी के पास जाऊंगा। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर बात होगी, महाराष्ट्र से लेकर देश भर की राजनीति की। कल एक विजुअल आया, कल एक वीडियो आया जिसमें एक हम लोगों के मित्र और वरिष्ठ पत्रकार आशुतोष जी हैं, एक कोई आरएसएस का ट्रॉल जैसा आदमी है जिसको मैं नहीं जानता हूं। जिस भाषा में वहां बात हो रही थी, जितनी घटिया बात हो रही थी, जिस तरह से मारपीट जैसा माहौल बनाया जा रहा था, वो बताता है कि हम उसको गोदी मीडिया क्यों कहते हैं। मुझे भी अक्सर टीवी चैनल्स पर डिबेट के लिए, खासतौर पर जब इतिहास के मामले आते हैं, बुलाया जाता है। मैं मना कर देता हूं कि भाई इस झौझौ में मुझे नहीं जाना है। यही वजह है शायद कि हमारे टीवी की विश्वसनीयता इतनी गिर गई है कि आम आदमी भी उसे मनोरंजन के लिए भले देखे, लेकिन उस पर भरोसा नहीं करता है। भरोसे के लिए वो अल्टरनेटिव मीडिया के पास जाता है। और बहुत ईमानदारी से कहूं तो यही वो वजह है जिसकी वजह से हमारे जैसे लोगों को लगातार उन मुद्दों पे बात करनी पड़ती है जिन मुद्दों पे हम शायद ट्विटर वगैरह पर लिख कर ही रह जाते, इतनी डिटेल बात नहीं करते, या कभी कभार आर्टिकल लिख देते। तो इस देश में जो मीडिया का पतन है वो कहां पहुंच गया है, ये बताने की जरूरत नहीं है। और इसीलिए शायद अशोक जी हम लोगों की जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं उस कौवा झोझों से दूर रखने की, और शांति से बात करने की, एक दूसरे की बात सुनने की, तब भी जब हम सहमत नहीं होते हैं। कई बार मैं आपसे असहमत होता हूं, आप जो कह रहे होते हैं, लेकिन हमारा नैतिक दायित्व है कि हम आपको सुने और उसके बाद अगर कुछ लगे तो हम बोले। आप भी मुझसे कई बार असहमत होते होंगे। असहमतियां तो मित्रता की मतलब सीढ़ी हम लोग मानते थे कि असहमतियां नहीं होंगी तो बात ही क्या करेंगे। अगर आपकी हर बात से मैं सहमत हूं तो हाँ जी मैं कहूंगा, हाँ जी आप कहेंगे, 5 मिनट में बात खत्म हो जाएगी। लेकिन ये जो कुत्ता झौझौ हो रही है, मैं इस शब्द के उपयोग के लिए माफी चाहता हूं। ये हमारा घरेलू शब्द है, मतलब हमारे इलाकों में बोला जाता है, ये कुत्ता झौझौ है शुद्ध। और मैं तो यही कहूंगा कि उससे बचिए। तो इसके बाद बिना कोई टिप्पणी किए बाकी सवालात मैं बाद में पूछूंगा। सीधे ओवर टू अशोक वानखेड़े जी। स्वागत है सर। नमस्कार सर। सही कहा सर आपने। कई बार दिन में कम से कम एक दो बार हमें भी चैनल से बुलाया जाता है, जबकि हमारा टोन बोलने का वो लोग जानते हैं, लेकिन उन्हें शायद कोई एक हद चाहिए होगा जो आप भोगो करने की बात कर रहे हैं उसी के लिए। नहीं आपके तो आपके अक्सर जाने से मैं टीआरपी बढ़ेगी ना, आपकी हाँ, आवाज नहीं तेज हाँ, है, आप गुस्से में तो बोलते हैं तो टीआरपी बढ़ेगी। उसके बाद मैंने कई बार कहा कि मुझे राजनीतिक विश्लेषक ना लिखा जाए, सिर्फ पत्रकार लिखा जाए। वरिष्ठ पत्रकार हमसे भी बहुत बड़े हैं, मतलब दिल्ली में ही वरिष्ठ पत्रकार बहुत है हमसे। हमने कहा कि हमें सिर्फ पत्रकार लिखा जाए, क्योंकि संघ के लोग ही राजनीतिक विश्लेषक बन के आते हैं। अब देखिए, बड़ा अजीब पैनल होता है। एक बीजेपी का प्रवक्ता रहेगा, एक संघ का प्रवक्ता रहेगा, एक राजनीतिक विश्लेषक रहेगा जो संघ का रहेगा, एक भाजपा की भाषा बोलने वाला एंकर रहेगा, और फिर एक कांग्रेस का प्रवक्ता रहेगा और एक आप रहेंगे। जब ये चार लोग टूट पड़ते हैं और ये मिसकोट करते हैं, मैंने तो अमित देवगन के शो में एक बार मुझे इंटरवेन करना पड़ा, जैसा कि उन्हें उन्हें कहा कि जैसे कि अशोक जी ने अभी कहा। मैंने एक मिनट अमित जी, मैंने ऐसा नहीं कहा, आप रिवाइंड करके देख सकते हैं। आप कृपया करके आपके शब्द मेरे मुंह में मत ठूसिए, प्लीज। मैंने जो कहा वो यहाँ लोगों को जानता है, आप जो कहना चाहते हो वो कहिए। कई बार ऐसा होता है, कई बार ये भी होता है कि एंकर्स पढ़ के भी नहीं आते। उन्हें किसी राज्य पे जब बात करते तो उन्हें ये भी पता नहीं होता कि उस राज्य में कितनी राजनीतिक दल है और क्या है। हमने यही कहा कि आप पत्रकार हैं, तो आपको यदि बोलने के पहले, यदि आपके पास भी मुझे आना है, तो मुझे पता है कि मैं सुबह 5 बजे उठ के आज अशोक जी का शो करना है। तो अभी लेटेस्ट मार्केट में क्या हुआ है, क्या खबरें हैं, उसका रिपल्केशन क्या है,
अलग-अलग विश्लेषक क्या बिल्कुल। करते हैं, ये 10-15 अखबार आप जब तक नहीं नज़र के नीचे से निकालते, आपसे आपसे खासकर आपसे बात करने के लिए हम भी पूरी तैयारी करके रखते हैं। मैंने एक-एक वही पॉइंट वही नोट तो करके रखते हैं, हवा में बात नहीं ये करते हैं। ऐसा नहीं है कि नींद से उठ गए और आग के आगे कि 9 बजे का बुलेटिन करना है, 10 बिल्कुल, बजे का बुलेटिन करना है, 11 बजे का बुलेटिन करना है बिल्कुल। और आप बस एक टीपी पढ़ के, टीपी रीडर है ज़्यादातर हमारे यहाँ एंकर्स जो है, वो टीपी पढ़ के आते हैं और मैं ये नहीं कहता हूँ बहुत सारे एंकर्स भी अच्छे हैं, लेकिन जो भाषा का स्तर है, किसी एंकर को कोई कहता है कि तू दल्ला है, वो कहता है कि अबे गधे तू मुझे मत बता तू क्या है? ये भाषा का स्तर यदि आप वहाँ रहे, तो आप ऐसे गेस्ट को मत बुलाइए जो भाषा का स्तर नहीं रखते। या बिल्कुल, फिर आप अपने आपा मत खोइए। उनको आपने गेस्ट करके बुलाया, उनके विचार आप सुनिए। संघ के यदि प्रवक्ता है तो वो कोई लेफ्ट की बात तो नहीं करेगा ना, वो तो अपने संघ की बात करेगा। वो तो वही जो उनका एजेंडा है उसी पे बात करेगा। तो उससे इरिटेट आप क्यों हो जाते हो? तो टू बी एन एंकर इट्स अ ग्रेट जॉब, लेकिन अभी हो क्या रहा है, तो एंकर की कमी है। हर कोई तीसरा आदमी एंकर बन रहा है और फिर जो आपने बताया, मैंने आशुतोष से भी एक बार कहा, तो आशुतोष ने, बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, उन्होंने कहा कि नहीं किसी ना किसी को तो जाना होगा। ऐसे वहाँ जाना चाहिए जहाँ तर्कशुद्ध बात होती है। कुतर्कों के बीच में आप अपने आप को वेस्ट करते हैं। लेकिन फिर बहुत सारी चीज़ें होती है, कई चैनल से आपके टाई अप होते हैं, अच्छा खासा अमाउंट भी मिलता है, तो वो व्यक्तिगत चॉइस हो सकती है किसी की, लेकिन हम तो कम से कम अवॉइड करते हैं इन सभी चीज़ों को। दूसरी बात, आपने जब आप विषय पे यदि आए हम, तो हाँ, यदि आप सीजीआई की बात करें, तो देखिए इसमें गलती दोनों की तरफ से है। दोनों की तरफ से मतलब सीजीआई की तरफ से बहुत बड़ी गलती मैं मानता हूँ, उसका एक कारण है अशोक जी। जब ये पहली जी, रिएक्शन आया तो मैंने ये भी कहा कि सीजीआई बिक नहीं गए हैं, हमें थोड़ा टाइम देना होगा, उनके टोन के बदलने के लिए। और फिर मेरा ये मानना है कि ऐसे डील जो होते हैं कि मुझे राज्यसभा बाद में रिटायरमेंट के बाद दे दीजिए, आपको मैं बेल आउट करूँगा, ये डील ओपनली नहीं होते, ये गुप्त तरीके से होते हैं। जब गोगोई साहब का कुछ हुआ होगा, तो किसी अखबार ने रिपोर्ट तो नहीं किया गोगोई साहब कहाँ मिले, लेकिन कुछ ना कुछ तो कहीं मुलाकात हो गई होगी, किसी तरह थ्रू मैसेज गया होगा, मैसेजिंग गया होगा। यहाँ तो शुद्ध रूप से मुझे लगता है कि सीजीआई को डिस्क्रेडिट करने का एक बहुत बड़ा प्लान था, क्योंकि ये आदमी कब्जे में नहीं आ रहा था। कई जगह पे ठीक है, लोगों को लगता है कि कई जगह सरकार को बेल आउट किया, लेकिन मैक्सिमम जगह पे सरकार के लिए संकट भी खड़ा कर दिया। बाकी लोग बिल्कुल। तो ऐसे कुछ बेंच है जो तो सरकार की तरफ से लड़ना शुरू कर देते हैं। एक तो सुप्रीम कोर्ट के जज के तो एक वकील ने मुझे कहा कि ईडी के वकील ने कहा, मतलब जो ईडी के जो ईडी ने जिसको गुनहगार साबित करने पे तुला हुआ था, उसके वकील जो थे, मुजरिम के तथाकथित मुजरिम के वकील ने कहा, जज साहिबा आप इधर ही आके बात करिए ना। आप क्यों वहाँ पे ईडी का भी जवाब सवाल आप ही पूछेंगे, सब आप पूछेंगे, तो ईडी का लॉयर क्या करेगा? तो ऐसे भी ये है, लेकिन कम से कम के इतना सोल्ड आउट नहीं है, कुछ तो जगह पे बात की है उन्होंने। लेकिन मुझे मेरा मानना है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है, वो डीवाई चंद्रचूड़, वो जगह डीवाई चंद्रचूड़ का व्यक्तित्व वहाँ समाप्त होता है। यदि अशोक पांडे कल चीफ जस्टिस बने, तो फिर अशोक पांडे का अस्तित्व कुछ नहीं होता। जो कुछ भी अस्तित्व है, उस कुर्सी का अस्तित्व है और जब तक आप उस कुर्सी पे बैठे हैं, देयर इज़ नथिंग तब तक पर्सनल। पर्सनल अबाउट इट। और जो 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के सभी जजों ने मिलके एक आचार संहिता तय की थी, एक कोड ऑफ कंडक्ट किया था। उस कोड ऑफ कंडक्ट का 6वां पॉइंट यही कहता है कि न्यायाधीश जो है, वो अलूफ होना होता है उसको, उसको अकेलापन काटना होता है। ये उसकी मजबूरी है, क्योंकि न्यायदान में यदि आप लोगों के बीच में मिक्स करोगे, तो मैं कई जानता हूँ कि किसी बहुत अच्छे वकील 2 साथ में क्लास में पढ़े, फर्स्ट स्टैंडर्ड से, मतलब वो 10वीं, 12वीं, 11वीं साथ में किए, उसके बाद वो कॉलेज लॉ साथ में किए, एक कमरे में रहते थे। उसके बाद एक अच्छा माना वकील हो गया, एक जज हो गया हाई कोर्ट का। अब वो जो वकील है उसकी बेटी की शादी है। देखा जाए तो बेटी की शादी में तो नाचना बनता है, लेकिन जो जज है वो आते हैं प्रोटोकॉल के तहत, बाकायदा सिक्योरिटी के साथ, सीधा स्टेज पे जाते हैं, आशीर्वाद देते हैं और स्टेज से निकल जाते हैं। खाने का भी वो अवॉइड करते हैं, क्योंकि खाने के टाइम पे 4 लोग बात करेंगे, लोग दोस्ती बढ़ाते हैं। तो ये जो पर्सनल लाइफ है, ये बहुत खत्म सी हो जाती है, क्योंकि वो प्रोफेशन वैसा है कि जहाँ लोगों को दिखना चाहिए कि आप ट्रांसपेरेंट हो। आप जो बोलते हैं ना, देवता की आँखों पे पट्टी होती है, वो पट्टी हर जज के आँखों पे होती है। इसलिए जो आदमी पट्टी बांध के है, वो किसी की शादी में नहीं जा सकता, वो किसी से बात नहीं कर सकता, क्योंकि उसको दिखता ही नहीं कि वो क्या कर रहा है, सामने कौन है। इस आभा के साथ रहना है। प्रधानमंत्री गए या बुलाए गए, ये विवाद का विषय हो सकता है, लेकिन प्रधानमंत्री ने आने का भी बोला, तो मुख्य न्यायाधीश ने कहना था
कि मैं माफ़ी चाहता हूँ आपसे, मैं नहीं एंटरटेन कर पाऊँगा। यदि आप आइए तो मेरे परिवार में कोई नहीं होगा, एक नौकर होगा हमारा, वो आपको पूजा करवा के चला जाएगा। उस फ्रेम में उनको होना नहीं चाहिए था, पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, दूसरी बात, मना नहीं कर सकते तो वैसा हो सकता था। प्रधानमंत्री को गणपति का दर्शन ही करना था, तो इसी दिल्ली में 250 से ज़्यादा सार्वजनिक गणेश मंडल है और बड़े लेवल पे है, बड़े मतलब ऐसा नहीं छोटे-मोटे नहीं है, बड़े लेवल पे है। तो वहाँ पे प्रधानमंत्री जा सकते थे गणेश जी की पूजा करने के लिए। और गणेश तो ऐसे भगवान हैं सर कि सुपारी जो होती है अपनी बीटल नट, छोटी सुपारी भी गणपति के रूप में पूजी जाती है। जब पूजा होती है तो बिल्कुल, गण उस बिल्कुल। सुपारी को भी पूजा जाता है। अब पत्थर को पूजा हुँ, जाता है। 2 एक आम का पत्ता ऐसा करके उसको 2 ऐसा रख के कान और सूंड हो गई तो गणपति हो जाता है। गणपति के साथ तो कई लोग एक्सपेरिमेंट करते हैं। गणपति की पूजा करने के लिए मंदिर में जाने की ज़रूरत नहीं है। गणपति आप अपने घर में खड़े कर सकते हैं। आपको जैसा गणपति बनाना है आप वैसा बनाइए, आप बनाइए। आप माचिस की तीली से गणपति बना सकते हैं। आप किससे गणपति नहीं बना सकते हैं। लोग फ्रूट से सब्जियों से गणपति बनाते हैं, ऐसे असंख्य उदाहरण हैं। तो प्रधानमंत्री जी को यदि पूजा ही करनी थी तो वहाँ जाते। प्रधानमंत्री जी ने वो क्यों चुना? पॉइंट नंबर 1। दूसरी बात, ये निजी होती है। आप पूजा के लिए निजी तौर पे गए, निजी घर में पूजा के लिए गए, सार्वजनिक मंडल में गए तो बात अलग है। निजी जगह चले गए तो आपने वहाँ वीडियो, फोटो खींचे और रिलीज़ किए। ये वीडियो और फोटो खींचते समय चीफ जस्टिस को पता होगा कि ये वीडियो खींचा जा रहा है, ये फोटो खींचे जा रहे हैं। उनने उसको मना कर देना चाहिए था, उन्होंने मना नहीं किया। अब ये कहना कि प्रधानमंत्री जी इसका यूज़ नहीं करेंगे, मुझे लगता है कि ये जगह मैं नहीं देता मुख्य न्यायाधीश को। इस देश का एक सामान्य नागरिक जिसको जो खेती करता है, जो पढ़ा-लिखा नहीं है, उसको भी पूछा जाए तो वो भी यही कहेगा कि प्रधानमंत्री तो इसका इवेंट करेंगे। क्योंकि जो आदमी अपनी माँ से अपने को बर्थडे के दिन आशीर्वाद दिलवाने के लिए भी उसको अंदर के कमरे से, बेडरूम से बूढ़ी माँ को कॉरिडोर में लाता है और हज़ार कैमरे के सामने अपने को आशीर्वाद दिलवाता है। जो इंसान मेडिटेशन के लिए गुफा में जाता है तो साथ में कैमरा लेके जाता है। वो आदमी हर चीज़ का इवेंट करता है। तो बट नेचुरल है उनने इवेंट किया, उनने डिस्क्रेडिट तो किया, दोनों तरफ से। जो चार्टर्ड बनाया था 1997 में जजों ने और जो सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट के तमाम जजेस के लिए उन्होंने किया था, उसमें कहीं न कहीं उसका वायलेशन किया है चंद्रचूड़ जी ने, गलती तो की है चंद्रचूड़ जी ने। मना कर सकते थे आने के बाद। उसकी जो तुलना की जा रही है ना, कि ना, 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 ना। प्रधानमंत्री देखिए मनमोहन ये सिंह तो भी गए थे। कूपड़ है। देखिए मैं तो बीजेपी के प्रवक्ताओं की तो बात ज़्यादा सीरियसली लेता नहीं, कूपड़ है। ये नहीं समझ में आता है कि इफ्तार पार्टी ये व्यक्तिगत नहीं होता। इफ्तार पार्टी, हाँ, मैं मानता हूँ कि कोई चीफ जस्टिस मुस्लिम होते और मनमोहन सिंह उनके घर खजूर लेके जाते अकेले कि आपके परिवार के लिए मैं खजूर लेके आया हूँ, आपका मैं रोज़ा इफ्तार करना चाहता हूँ और उसके फोटो रिलीज़ होते, तो फिर बोलते, कौन गया भई चीफ जस्टिस के यहाँ? और चीफ जस्टिस या कोई गया भी होगा तो वो बाद में रिटायरमेंट के बाद अपनी किताब में लिखता है कि मैं एक दिन चीफ जस्टिस को मिला था। लेकिन कई चीफ जस्टिस को ऐसा ओपनली कोई मिलने नहीं जाता, खासकर जब आपका क्लैश ऑफ इंटरेस्ट हो, जब आपके खिलाफ सैकड़ों केसेस कोर्ट में पेंडिंग हो, जब आपका भविष्य सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों पे टिका हो, तो नहीं जाना चाहिए, अवॉइड कर लेना चाहिए। ये उन्होंने अवॉइड नहीं किया। यदि वो चले भी जाते, मैं मानता हूँ मैं एक मराठी हूँ, मेरे घर में गणपति है, कोई भी आ जाए, दुश्मन भी आ जाए, मुसलमान भी आ जाए तो मैं मना नहीं करूँगा उसको। मैं बोलूँगा आजा, आप प्लीज़ अंदर आइए और तब मैं नहीं रहूँगा, फ्रेम में नहीं रहूँगा। यदि मुझे मेरे घर में कोई यदि सपोज़ कल जिनके खिलाफ हम लगातार बोलते हैं, वो लोग भी मेरे घर में गणपति के लिए आए, तो मैं बोलूँगा आ जाए, लेकिन फिर उनके साथ फ़ोटो खींच के फ़ेसबुक पे डालूँगा और बोलूँगा कि आदरणीय अमित शाह जी के साथ, आदरणीय इनके साथ, आदरणीय उनके साथ। तो ये तो फिर लोग कहेंगे कि आप क्या मतलब कौन-सी ज़िंदगी जीते हैं? कुछ सार्वजनिक क्योंकि हम लोग भी मीडिया के यदि हम बोलते हैं, लोग हमको सुनते हैं, तो एक पब्लिक इमेज हो जाती है सर, पब्लिक फिगर हो जाते हैं। बिल्कुल, आप वो कहाँ बिल्कुल। खाते हो, कहाँ पीते हो? मैं कई बार ये तकलीफ भी बताता हूँ कि रात को 5 बजे का फ्लाइट होता है, 2 बजे उठ के जाना पड़ता है। कई बार लगता है कि आदमी बरमूडा पहन के चले जाए, सुबह 6 बजे उतरना है इंदौर, वो उतर के जाके होटल में सो जाए और फिर नहा धो के निकले। लेकिन आपको रात को नहा धो के तैयार होके निकलना पड़ता है। क्योंकि 5 बजे कोई ना कोई आपको मिलता है, "अरे अशोक जी बहुत सुनते हैं आपको, एक सेल्फी लेते हैं आपसे।" तो तब मैं बरगुना पहनी क्योंकि एक ब्रांड इमेज बनती है। तो आदमी कई बार बिल्कुल। अपने ही वलय में अटक जाता है। तो ये मुख्य न्यायाधीश को कर लेना चाहिए था। ये घोर तो हुआ और गेम तो खेल दिया। देखिए
प्रधानमंत्री जी ने बहुत बढ़िया प्यारा गेम खेला और वो उन्होंने खेला। प्रधानमंत्री चले जाते, ये फोटो रिलीज नहीं होते तो बात अलग थी। ये जानबूझ के रिलीज किए गए, डिस्क्रेडिट करने का प्रयास किया गया। अब 60 दिन बचे हैं सर, आदरणीय चंद्रचूड़ जी के पास। 60 दिनों में चंद्रचूड़ जी को ये बताना होगा कि वो बिके नहीं। 60 दिनों में चंद्रचूड़ जी को ये बताना होगा कि प्रधानमंत्री उनके घर के गणपति के दर्शन पे आने के लिए वो नहीं हो। लेकिन ये मैं लाइट मोड में बताऊं तो विघ्नहर्ता कहते हैं गणेश जी को। हम गणेश जी की पूजा करते हैं कि विघ्नहर। लेकिन इस साल गणपति की स्थापना करने के बाद शायद विघ्न हरने के बजाय ये विघ्न लेके आया चंद्रचूड़ जी के लिए ये अच्छा, पूरा इसके एपिसोड, अगले दिन ऐसा जो मुझे लगता फैसला है। आया, इसके तुरंत बाद जो फैसला आया, वो आया केजरीवाल साहब की हाँ, रिहाई का, फिलहाल हम अब कह देखिए, देते हैं, उनको अब क्या जमानत होगा। मिली। और देखिए अशोक उसके जी, पहले सर, एक एक सेकंड बस, उसके पहले राशिद अली साहब को रिहा किया गया, जो मिशन उमर अब्दुल्ला हराव पर चले गए हैं, वहां पर कश्मीर में चले गए हैं। कश्मीर की राजनीति आप जानते हैं, मैं थोड़ी बहुत जानता हूं, तो वहां क्या खेल चल रहा है, कैसे जमाती इस्लामी से हर जगह कैंडिडेट खड़े करवाए गए हैं। मैं दर्शकों के लिए बता रहा हूं, अशोक जी के लिए नहीं, जमाते इस्लामी से वहां हर जगह, जमाते इस्लामी पे बैन है, लेकिन जमाते इस्लामी से हर जगह कैंडिडेट खड़े करवाए गए हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के कैंडिडेट को हरवाने के लिए। तो राशिद अली साहब को जमानत मिली और उसके तुरंत बाद केजरीवाल साहब को भी जमानत मिल गई। मजेदार बात यह है अशोक जी कि उमाशंकर सिंह जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, एनडीटीवी के हमारे मित्र हैं, तो उन्होंने लिखा था जमानत मिलेगी कि नहीं मिलेगी, तो मैंने मजाक में लिखा था आज शाम तक अपने घर होंगे, और बाद में वो भविष्यवाणी हो गई। बहुत सारे लोग इस तरह की कर रहे थे। तो इस घटना के तुरंत बाद अरविंद जी को जो जमानत मिली है, अब वो सही भी होगी तो भी, क्योंकि जो उसमें कारण दिए गए हैं वो बिल्कुल सही हैं, वो कारण बिल्कुल शानदार हैं, टिप्पणियां बहुत अच्छी हैं, लेकिन टाइमिंग को लेके सवाल तो उठेगा। देखिए अशोक जी, जो कारण उन्होंने बताए वो कारण आज से 4 महीने पहले भी थे। यस। वो कारण 5 महीने पहले भी थे। केजरीवाल जब पहली बार आए थे सर्वोच्च न्यायालय के लिए, तब भी कारण थे, तब क्यों बेल डिनाई किया। मुझे कई बार सर्वोच्च न्यायालय के मनीषा पे भी मुझे डाउट आता है और मैं बोलता हूँ कि देखिए सामान्य इंसान हूँ, मैं टैक्स पेयर हूँ, मेरे भी टैक्स का पैसा से सरकार चलती है। तो और जो सुप्रीम कोर्ट पे खर्चा होता होगा वो टैक्स पेयर से पैसे से खर्चा होता है। मैं इस बिल्कुल। देश का नागरिक हूँ, ये कोर्ट मेरा है, तो मुझे पूछने का अधिकार है। यदि मैं मुझे कुछ गलत लगता है तो मुझे बोलने का अधिकार है। आप बोलने से रोक नहीं सकते, ये मुझे संविधान ने दिया हुआ अधिकार है। मैं कोई क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूँ, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, सवाल उठा रहा हूँ। जब कोर्ट बार बार ये कहता है कि जेल मजबूरी है और बेल अधिकार, तो ऐसी क्या मजबूरी है कि जो केस में कुछ भी दम नहीं होता उसमें लोग 12-12, 13-13 महीने जेल में क्यों रहते हैं? सवाल वो है। और ऐसे हाई प्रोफाइल लोग, जो एक मुख्यमंत्री होगा, उसकी तो कम से कम जल्दी रिहाई होनी चाहिए थी, नहीं। दूसरी बात जो मैं लग के देखता हूँ कि 5 तारीख को जजमेंट निर्णय हो गया था बेंच का और उसको रोक के रखा था 13 तारीख तक। 12 तारीख को हरियाणा में अंतिम दिन था फॉर्म भरने का। क्या कोई डील के तहत इंतजार हो रहा था कि 90 के 90 सीटों पे जब तक आम आदमी पार्टी फॉर्म नहीं देती तब तक आउट नहीं होंगे? देखिए संयोग, क्योंकि क्योंकि सर, देखिए इसको कांग्रेस के साथ डील भी एकदम से टूटी है। एक दिन खबर आई एकदम, कि बातचीत चल देखिए रही है, बाबरिया साहब मेरी का मेरी राघव चड्ढा मेरी का बात, बयान आया, अगले दिन पता चला टूट मेरी गई। बात है कि अखिलेश यादव का ट्वीट बहुत मैच्योर्ड और बहुत यस। समझाने वाला ट्वीट है। उन्होंने बिल्कुल कहा कि बिल्कुल। यहाँ सीटें जरूरी नहीं, यहाँ जीत जरूरी है। देखिए 2019 का परफॉर्मेंस यदि देखा जाए, क्योंकि पिछले परफॉर्मेंस भी देखा जाता है, 2019 का परफॉर्मेंस क्या था? 0.48% वोट मिला था आम आदमी पार्टी को और नोटा को 0.53% वोट मिला था। मतलब नोटा से भी कम वोट मिला था। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी जगह पे आपके डिपॉजिट जब्त हो गए थे। उसके बाद 2024 में आपने बहुत 5 साल मेहनत की, तो 2024 में इंडिया गठबंधन ने जो जो सीटें आपको दी, आप एक भी नहीं जीत पाए। इंडिया गठबंधन के साथ आप गुजरात में लड़े, नहीं जीत पाए। आप हरियाणा में एक सीट मिले, वो नहीं लड़ पाए। दिल्ली की सारी सीटें आप हार गए। तो आपका परफॉर्मेंस क्या रहा? इसके बावजूद भी राहुल गांधी ने खुद होके आगे कहा कि इंडिया गठबंधन एक इकट्ठा रखने के लिए आपको सिंबॉलिक के तौर पे 2 सीटें दी जा सकती है। तो 2 सीटें लेते तो 2 सीटें कम से कम विधायक आते। अभी आपने क्या किया? जो बीजेपी 20 सीट पे सिमट गई थी, उसको आप अब 30 सीट पे ले आएंगे। 10 से 12 सीट का फायदा आप करवाएंगे, क्योंकि इनके उतारे हुए उम्मीदवार देखिए आप, इनके उतारे हुए उम्मीदवार जो है वो वही हैं जो कांग्रेस के अ, अ, उम्मीदवारों के खिलाफ वोट काटने वाले हैं।
तो ये भी मायावती, कहीं ना कहीं मायावती ये पार्ट वही टू। बस मायावती पार्ट टू, इसे आप प्रकाश आंबेडकर पार्ट टू, इसे आप ओएसी कहिए। अच्छा, बहुत स्ट्रेटेजिकली प्लान किया है बीजेपी ने। बीजेपी जानती है कि हरियाणा में बहुत मुश्किल है। हरियाणा में जाट और दलित यदि इकट्ठा वोट करता है तो कम से कम 40-44% हो जाता है और वो जीत निश्चित मानी जाती है। जाट बिल्कुल बीजेपी के बीच के कांग्रेस के साथ होगा। दलित भी कांग्रेस के साथ पिछले चुनाव में आया, ये सब दिखा, सबने देखा। अब इन्होंने इस बार क्या किया, चौटाला के 2 फैक्शंस है। एक के साथ मायावती को जोड़ा, एक के साथ चंद्रशेखर को जोड़ा। मतलब दलित और जाट आप इधर उधर काट लोगे तो मेजर डेंट लगाने का प्रयास कर रहे हैं। देखिए बीजेपी जो है, बीजेपी ने कभी डिवाइड एंड रूल, यही बीजेपी का एक प्लान रहा है। बीजेपी ने कई अपने बलबूते पे, बीजेपी यदि लोकसभा में भी यदि आप देखेंगे बीजेपी को जितनी सीटें आई हैं, उसमें से करीब करीब 11 सीटें जो है वो मायावती जी की वजह से है। यदि वो माइनस करें तो बिल्कुल। बीजेपी बहुत ही नीचे आ जाती है। यदि विधानसभा की बात करें तो 151 सीटें हैं जो विधानसभा में मायावती की वजह से है। यदि वो आप निकाल दोगे तो आपको ये पता पड़ जाएगा। आम आदमी पार्टी की मजबूरी हो सकती है कि केजरीवाल बाहर चाहिए उनको। तो उसके तहत यदि ये डील भी हो गया तो भी मुझे लगता है कि बाय एंड लार्ज थोड़ा नंबर कम हो जाएगा सीटों का। लेकिन वहां पे कांग्रेस का जीतना हरियाणा में करीब करीब तय है। लेकिन फिर क्या है, ऐसे डील एक्सपोज कर देते हैं आपकी मनीषा को, बिल्कुल। क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, अ, जो इसकी टाइमिंग की है, तो अब आने वाले समय में पेगासस का भी मामला पड़ा हुआ है, और राफेल का भी मामला। कल अडानी पर जो बड़ा खुलासा हुआ है, मैं अगला सवाल उस वही हाँ लेके आ रहा था। हाँ हाँ मतलब वहां अखबार में छपा तो मैंने कहा अखबार छापते रहते हैं, फिर कोर्ट आर्डर मुझे मिल गया। स्विट्जरलैंड की जो कोर्ट आर्डर है उसमें अदानी का नाम है। अदानी साहब अपना बयान दे रहे हैं कि हमारा उसमें कोई हाथ नहीं है और हमारे खिलाफ कोई केस नहीं चल रहा। तो ये सारी चीजें तो हैं, अभी बहुत मुश्किलें खत्म नहीं हो रही हैं। महाराष्ट्र पे आने से पहले इस देखिए, पे बात कर लेते हैं। नहीं नहीं, लेकिन बिल्कुल मुश्किलें खती, लेकिन अडानी के खिलाफ बोलेगा कौन? मैं तो बोलता हूँ ये तो बहुत लोगों के लिए कॉम्प्लिकेटेड होगा कि भाई एक फंड कंपनी है, उसको उन्होंने मनी लॉन्ड्रिंग का बोला है, स्विट्जरलैंड ने उनको पेनलाइज किया है। अब अडानी का कितना उसमें है वो प्रूव करने के लिए ऑफशोर, क्योंकि इतने मल्टी होल्डिंग्स होते हैं इनके, तो ट्रेल करने में थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन एक तो बहुत ही ऑब्वियस केस था, बहुत ही ऑब्वियस केस, जिसमें राम राज्य जिस राज्य में चल रहा है, डबल इंजन की सरकार पिछले 10 साल में जहां से है, 35 साल से जहां बीजेपी की है, उस गुजरात सरकार ने अडानी को पत्र लिखा कि बोला आप बोला। हमारे 3,000 करोड़ रुपए वापस कर दीजिए जो आपने हमसे लूटे हैं। और वो लूटे इसलिए कि आपने गलत कोयले के बिल दिए हैं, कोयले के बिल आपने बढ़ा चढ़ा के दिए हैं। और ये कोयले का पेमेंट कहाँ किया? ऊंचे रेट में कोयले की परचेसिंग दिखा के ये पेमेंट आपने हम्म। यूएई, सिंगापुर और बैंक हांगकांग में किया। तो ये मनी लॉन्ड्रिंग नहीं तो क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग क्या होता है? मैं एक आपको कहूं कि भाई मुझे एक पुर्जा चाहिए मशीन का, अशोक जी लेते हुए ले आना, आप ले आए, उसका $100 का। मैं बोलता हूं इसको $11,000 का बिल ले आइए, और मैंने $11,000 आपको दुबई भेजे। उसमें से $100 आपने वो दे दिए, बाकी डॉलर 1,000 बाकी $900 आपने रख लिए, और $10,000 दुबई से अशोक वानखेड़े के फर्म में इन्वेस्टमेंट दिखाया आपने कि दुबई का एक व्यापारी मेरे इसमें निवेश करना चाहता है। मैं तालियां बजाता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अवार्ड लेता हूँ कि देखिए मैं विदेशी पैसा मेरे कंपनी में लग रहा है, मैं विदेश से निवेश करवा रहा हूँ और मेरा ही पैसा, यही मनी लॉन्ड्रिंग है और क्या है? ये और क्या मनी है, बिल्कुल। लॉन्ड्रिंग का क्लासिक केस। दूसरा क्लासिक केस, तमिलनाडु गवर्नमेंट को जो कोयला सप्लाई हो रहा था, वो सबस्टैंडर्ड कोयला, क्लास 1 कोयला कैसा बनता है, हाँ। ये सारे बिल छपे हैं, ये इनवॉइसेस छपे हैं जिसमें कोयले की ग्रेड लिखे हैं। इसके बावजूद ईडी चुप है। अब अल्टीमेटली होगा क्या? सर्वोच्च न्यायालय तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी नहीं है ना सर। सर्वोच्च बिल्कुल। न्यायालय कहेगा कि ईडी को प्लीज इन्वेस्टिगेट। सर्वोच्च न्यायालय ने सेबी को कहा था ना कि आप जरा इसमें इन्वेस्टिगेट करिए, क्या हुआ? सेबी ने कहा कि नहीं ये तो सब ठीक है, उसमें क्या कर सकते फिर हैं? जो पता चला वो गजब है। क्योंकि ये बहुत शातिर लोग हैं, शातिर ही शब्द यूज करूंगा मैं। ये सिर्फ कुकर्म नहीं करते हैं, ये कुकर्म जहां पकड़े जाएंगे
उन एजेंसियों में इन्होंने अपने लोग रखे हैं। सेबी में अपने लोग रखो, ईडी सीबीआई में अपने लोग रखो, इनकम टैक्स में अपने लोग रखो, जीएसटी में अपने लोग रखो, एक्साइज कस्टम में अपने लोग रखो। आज के डेट में यदि कोई कांग्रेस का नेता होता जिसका पोर्ट होता और वहां से यदि 3,000 करोड़ की ट्रक पकड़े जाते, भले ही कंसाइनमेंट किसका होता, लेकिन वो जेल से अभी तक नहीं छूटता। बिल्कुल ठीक बात है। आप अडानी जी को तो कोई पूछ ही नहीं रहा है, उनके पोर्ट पे इतना घपला हो रहा है। सारा देश में सबसे ज्यादा ड्रग जो है गुजरात से आ रहा है, गुजरात में ड्रग पकड़े जा रहे हैं। गुजरात सरकार पे कोई सवाल नहीं उठाता। और 2 किलो गांजा मिलने दीजिए जरा कर्नाटक में। अरे तहलका मच जाएगा। ऐसा होगा कि जैसा मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री थैले में गांजा लेके बेच रहे थे। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये जब आपको सैया भय कोतवाल तो डर काहे का। जब सैया ने कहा कि जितना कमाना है कमा लो, जितना काटना है काटो, जितना लूटना है लूटो, मैं यहां बैठा हूं। देश कौन से अपने बाप का है। कुछ दिन के लिए राज करने आए हैं, इसको भिखारी बना के, इसको बैंकरप्ट बना के, दिवालिया करके हम अपने चले जाएंगे। हमें कोई कमी नहीं है। जैसा विजय माल्या करोड़ों रुपए का, लाखों अरबों रुपए का चूना लगा के चला गया और इंग्लैंड में उसके लाइफस्टाइल में कोई कमी नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है, जब बिल्कुल वैसा ही है। ऐसे ही नेताओं का भी कोई कमी नहीं होगा। ठीक बात है। अच्छा अशोक जी, आपके राज्य पे चलते हैं। एक बड़ा मजेदार बयान आया है, और पृथ्वीराज चौहान को मैं पर्सनली तो नहीं जानता हूं, लेकिन फॉलो बहुत टाइम से कर रहा हूं। वो ज्यादा बयान वीर नहीं है, बहुत ज्यादा बयान देते नहीं हैं, और गंभीर बयान देते हैं जब भी देते हैं। उनका बयान आया है कि अगर महाराष्ट्र में सत्ता बदली तो नीतीश नायडू पीएम मोदी का साथ छोड़ देंगे। और महाराष्ट्र को लेके बाकी जो दावे वगैरह हैं वो तो आपने देखे ही हैं, जो लोकपोल का सर्वे वगैरह आया है, जिसमें अभी तक महागठबंधन की ही सरकार बन रही है, महायुति की सरकार तो बनती हुई दिख नहीं रही है। और देखिए आप ही सर, ने पिछली बार कहा था कि चुनाव टालने की पूरी कोशिश की जा रही है। ये पूरा बस जो खिचड़ी है, घालमेल है। पृथ्वीराज जी ने यह भी कहा कि चुनाव टालने की भी कोशिश हो रही है, हाँ। और इसके बावजूद यदि चुनाव चुनाव समय पे होंगे तो महाविकास आघाड़ी का आना तय है वहां पे। और यदि महाविकास आघाड़ी आती है, हरियाणा में कांग्रेस आती है, जम्मू कश्मीर में तो इनको आने का कोई चांस नहीं। आप किसी भी कितने भी लोगों को जेल से छुटवा छुड़वा के वोट कटवाने का काम करो, लोग समझ रहे हैं, जनता समझ रही है ये लोग कैसे आते हैं। उसके बाद यदि चारों राज्यों में, और आप झारखंड में इतना आश्वस्त मत रहिएगा बीजेपी के लिए। झारखंड में भी चंपई सोरेन ये बीजेपी के लिए प्रॉब्लम हो गए। चंपई सोरेन क्या अपनी सीट निकाल पाएंगे, क्योंकि वो संथाल है और वहां सीट पे हो कम्युनिटी का वोट ज्यादा है। वो हेमंत सोरेन के साथ है। तो कई इफ एंड बट्स है, कई माइक्रो लेवल पे जाओ तो आपको बहुत अलग चीजें दिखती है। इन चारों राज्यों में यदि जाते हैं तो मैं ये नहीं कहना चाहता कि मैं ये दावा नहीं कर सकता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रहेगी, लेकिन गुजरातियों से देश को मुक्ति मिलेगी, ऐसे संकेत कई जगह से मिल रहे हैं, कई जगह से मिल रहे हैं। और यदि इन गुजरातियों से भी मुक्ति मिली तो एक बहुत बड़ा रिलीफ होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के कई लोगों को मैं जानता हूं, कई बड़े वरिष्ठ नेता को जानता हूं, कोई भी इतने निम्न स्तर पे उतरने वाले लोग नहीं। ईडी सीबीआई लोगों के घर भेजो, बच्चों को उठा लो, परिवार तोड़ो, ये करने का ना पहले था ना आज था। ये इन लोगों ने जो नई राजनीति शुरू की है, ये हमेशा सामने से लड़ाई लड़ रहे थे। ये पीठ में छुरा घोंपना, आपके वोट कटवाना, 4 लोगों को खड़े करवा देना आपके खिलाफ, और फिर अपनी जीत बताना, और फिर कहना कि मैं, मेरी गारंटी है, मैं हूं तो मुमकिन है। अरे क्या मुमकिन है। ईडी सीबीआई इनकम टैक्स यदि आपके पास नहीं हो, चुनाव आयोग आपके पास नहीं हो, तो आप 150 पे हो लोकसभा में। 79 सीट्स ऐसी है जहां वोट जितने दले उससे ज्यादा गिने गए, उसमें से 60 सीटें बीजेपी के पास है। 240 में से यदि मैं 60 लिखता हूं तो 180 पे है ये। लेकिन करें क्या, किसको बोले। अब चुनाव आयोग की कंप्लेंट चुनाव आयोग की करेंगे तो फिर वो वही दबंग जैसे पिक्चर की वो जो गेंदालाल का डायलॉग याद आता है
कि चुलबुल पांडे, या मुजरिम भी हम, वकील भी हम और जज भी हम ही हैं। तो यहाँ मुजरिम भी गुजराती, वकील भी गुजराती और जज भी गुजराती। क्या करें। फैज लेकिन अहमद फैज का इन एक, हाँ सब का जी, काट जो है, इन सब का काट जो है, पहले तो मैं कहता था कि सर्वोच्च न्यायालय या न्यायपालिका ये कस्टोडियन है संविधान का। अब मैंने वो बोलना ही बंद कर दिया, दिमाग उधर भी प्रवेश कर चुकी है। तो अब मैं जनता को कहता हूं कि आप कस्टोडियन हैं। आखिरी। ये जनता है कि तमाम एजेंसियां, तमाम चुनाव आयोग, सबकी मेहनत के बावजूद भी जनता ने यदि 240 पे लटका दिया है, त्रिशंकु जैसी इसकी हालत की है और बैसाखियों पे आने जनता पे मजबूर 120 किया पे है, गिरा सकती है। तो इस देश की संविधान की रक्षा इस देश के जनता ने की है। वो भले आधे पेट सोती हो, असंख्य प्रॉब्लम से घिरी हुई हो, महंगाई की परेशान है, बेरोजगारी से परेशान है, आत्महत्या कर सकती है, आत्महत्याग्रस्त है, लेकिन मूर्ख नहीं है। वो संविधान के महत्व को जानती है और इसीलिए मैं उनको सैल्यूट करता हूं कि यदि ये 370 होते अशोक जी, तो आप और हम अभी बोल नहीं रहे होते। हमारे वकील बोल रहे होते अगर उनको मौका हमारे मिलता वकील तो कोर्ट के चक्कर कोर्ट काट में। रहे होते। जी। तो फैज अहमद फैज का एक शेर है मेरा बड़ा पसंदीदा, बने हैं अहले हवस मुद्दई भी मुनसफ भी, किसे वकील करें किससे मुंसिफी चाहें। आप जाते हो कोर्ट में, पता चलता है कि वही आदमी जज है, और एक शब्द चलता है संस्थागत भ्रष्टाचार। एक करप्शन तो वो होता है कि आप कहीं जाते हो, किसी ने 500 रुपए किसी काम के मांगे, वो दिखाई देता है। एक संस्थागत भ्रष्टाचार होता है, नियम ही बदल दिए जाते हैं, जांच करने वाले ही अपने हिसाब से बिठा लिए जाते हैं, और उसके बाद पता चलता है कि हमारी सेबी की जो चीफ हैं, उनके हस्बैंड उनके चीफ बनने के बाद इतने टैलेंटेड हो जाते हैं कि कंपनियां उनके पीछे पैसा लेके घूमती हैं कि बस आप ये पैसा रख लीजिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है, कंसल्टेंसी तो चलती रहेगी। और ऐसा टैलेंट कहां से आता है ये सब आप लोग जानते हैं। जनता न केवल कस्टोडियन है, बल्कि कई बार हमसे आपसे ज्यादा होशियार है, क्योंकि होशियार उसको है। कई बार हमारे आपके कामों से ज्यादा मुश्किल होता है अपने काम करवा पाना बिल्कुल अनजान जगह पे जाके। तो ये खेल कैसे होते हैं आप जानते हैं, और सारा सवाल आपका और हमारा ही है। बाकी जो गद्दियों पे बैठे हैं वो तो गद्दियां बदलते रहते हैं, सुबह कांग्रेस में, शाम को भाजपा में। परसों पता चला कि नीतीश के साथ थे, नरसों पता चला कि लालू जी के साथ चले गए, तो उनकी बहुत चिंता नहीं है, वो तो एडजस्ट हो जाएंगे। चिंता हमारी है जो हर जगह हमेशा मिसफिट रहते हैं। अगर लोकतंत्र नहीं होगा और अगर ऐसे ही संस्थागत भ्रष्टाचार बढ़ता रहेगा, तो हमारी जो मिसफिट है वो इससे भी कहीं आगे चली जाएगी, आपकी जो मिसफिट है वो भी इससे कहीं आगे चली जाएगी। इसलिए वाकई आप कस्टोडियन हैं, आप जनार्दन हैं, और बस ठीक है, गणपति का वंदन कीजिए, लेकिन गणपति को पॉलिटिक्स में मत ले आइए। ये प्रधानमंत्री महोदय तक तो बात पहुंचेगी नहीं, आप तक पहुंचेगी, इसलिए आप तक हम पहुंचा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया अशोक जी।